Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की हमने बुक स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। सेक्शन 1, 2, 3 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। सेक्शन 4 अब हम कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, सार्क वाला। आज हम करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, नाम जिसको कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी बेटा अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ठीक है, ऐतिहासिक में देखो, अभी मैं बताऊं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ जो, ठीक है बेटा। इस शीत युद्ध के अंदर क्या हुआ, विचारों का युद्ध हुआ ये, ठीक है। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा या जान माल की हानि कह लो नहीं हुई और ये दो गुटों में शामिल हो गए, अमेरिका और सोवियत संघ। अब क्या हुआ, अमेरिका चाहता था कि भारत सोवियत संघ मेरे उसमें काम करे, मेरे गुटों में, और सोवियत संघ चाहता था कि भारत जो है वो मेरे गुट में शामिल हो जाए। लेकिन भारत अभी आज़ाद हुआ था नया नया, तो इसने किसी भी गुट में शामिल होना ठीक नहीं समझा और भारत ने गुट निरपेक्षता का नीति जो है वो अपनाई। गुट निरपेक्षता क्या होती है, किसी भी गुट का सदस्य ना बनना, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना होना। इसी के बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास 20वीं सदी के मध्य में छोटे देशों, विशेषकर नए स्वतंत्र देशों या राज्यों के व्यक्तिगत प्रयास से हुआ। व्यक्तिगत मतलब हर देश जो स्वतंत्र हुआ था नया नया, उनके अपने प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ, ठीक है। 20वीं सदी में हुआ क्या था बेटा, जैसा कि अभी मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो बड़े गुटों में बट गया था और ये दो गुट कौन से थे, जो शीत युद्ध में चले थे और ये विचारों का युद्ध था। वो क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ। अब आगे हम पढ़ेंगे, अमेरिका क्या था, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत नाटो जैसे संगठन बनाए और साम्यवादी ने वार्सा पैक्ट जैसे संगठन बनाए। अब ये क्या चाहते थे, भारत को चाहते थे अमेरिका कि वो मेरे गुट में शामिल हो, सोवियत संघ चाहता था कि मैं मेरे गुट में शामिल हो। अगर भारत अमेरिका के साथ जाता तो इसका विरोध सहना पड़ता, अगर सोवियत संघ में जाता तो अमेरिका का विरोध सहना पड़ता। तो भारत ने क्या सोचा कि मैं अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाऊंगा जिसमें किसी भी गुट का सदस्य मैं नहीं बनूंगा। इसी को ही क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इस स्थिति में नए स्वतंत्र देश, जो भी भारत में जितने भी नए स्वतंत्र देशों को यह चुनना पड़ रहा था कि वह किस गुट में शामिल हो, लेकिन यह भी सत्य था कि यदि वह किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति समाप्त हो जाएगी, ऐसा हो जाता उनके साथ, वो ऐसा सोच रहे थे। इसी सोच से फिर गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की नीति को अपनाकर ये आंदोलन, नाम जिसका नाम था, की शुरुआत हुई। आगे पढ़ेंगे बेटा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है। अब इसको तीन, मैंने रेड पेन से आपको हाईलाइट किया है, तीन भागों में हम बांट देते हैं पॉइंट्स में। एक तो है कि गुटों की राजनीति से दूर रहना। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था कि किसी भी गुट में जो राजनीतियाँ, पॉलिटिक्स अंतर होती है उससे दूर रहें। किसी भी गुट के साथ सैनिक संधियां न करना। अगर आप सैनिक संधियां कर लेते हो तब ज़रूरत पड़ेगी, कोई युद्ध होगा तो आपको उन संधियों के हिसाब से वहाँ पे अपनी मदद करनी पड़ेगी। दोनों गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। अब भारत ने सोचा या किसी भी स्वतंत्र देश ने सोचा कि हम एक गुट में क्यों अच्छे बने और दूसरे का विरोध सही, हम तो दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छे प्यार वाले संबंध। ऊपर लिखे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति के साथ राष्ट्रीय हितों, ये इंपॉर्टेंट है, सब अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, को ध्यान में रखना कि ये सब क्यों अपनाया उन्होंने, ये तीनों पॉइंट क्यों अपनाए थे कि हम क्या करेंगे, अपने भारत के राष्ट्रीय हित के बारे में सोचेंगे, हमें नहीं किसी भी गुट में शामिल होना। आगे बेटा, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने क्वेश्चन में ऐड करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हाईलाइट होके आता है और आपको 16 में से अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। वो क्या है कि आप अगर ये बताते हो, बस थोड़ा सा लर्निंग का काम है जिसको मैंने इजी ट्रिक बना के आपको कराया है। पहला, स्थापना कब हुई, 1961 में हुई। और नाम का जो ये गुट निरपेक्षता का आंदोलन चला था या इसका सेमिनार हुआ था या शिखर सम्मेलन कह लो, जो भी इसका हुआ था सम्मेलन, वो सबसे पहला कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पहला सम्मेलन हुआ।
ये दो बातें आपको लिखनी है। अब देश कौन कौन से थे इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। आई एम बग, बग का मतलब वैसे तो एक कीड़ा होता है, लेकिन इससे आप याद कर सकते हो। आपको याद रखना है कि जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ रहे थे उसका मतलब उसमें एक ट्रिक थी आई एम बग। अब आई से आप लिख सकते हो इंडोनेशिया, ये अपने आप बनते चले जाएंगे। आई से इंडोनेशिया, एम से मिस्र, बी से भारत, यू से यूगोस्लाविया और जी से घाना। तो आप आई एम बग वाली ट्रिक जो है वो याद कर लेंगे इसमें। इससे आपको देश याद करने आसान हो जाएंगे कि आप, ये तो आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसके लिए सबसे पहले काम किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में इन देशों के नेताओं जैसे भारत के जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, मिस्र के नासिर थे और यूगोस्लाविया के टीटो आदि ने भाग लिया। और पहले सम्मेलन में बेटा 25 देशों ने भाग लिया। जब इनका पहला सम्मेलन हुआ ना तो वहाँ से 25 देशों के प्रतिनिधि आए ये देखने के लिए कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण क्या हैं, अभी जो मैंने एक पेज कराया बेटा वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो तो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और अगर आपको कारण या कारक पूछ लिए जाएं तो आप क्या कहोगे कि भारत एक नव स्वतंत्र देश था और साथ ही बेटा आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ और कमज़ोर भी था। देखो आज़ाद हुआ तो अंग्रेज इसको ऐसी हालत में तो छोड़ के नहीं गए जाएंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में छोड़ के गए हों। ये पिछड़ा हुआ और कमज़ोर था। तब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखकर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति ही अपनाना सुरक्षित और सार्थक समझा। उस टाइम पे इसको था कि मुझे तो अपना विकास करना है, मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। अनेक बाह्य और आंतरिक कारकों द्वारा इसे अपनाया गया। अब देखो कौन कौन से कारक थे कि इसको, इस नीति को अपनाना पड़ा। सबसे पहला क्या था, शीत युद्ध। दूसरा शीत युद्ध का कारण था सबसे पहला। दूसरा क्या था, सैनिक गठबंधन। उसके बाद तीसरा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का डर। सुरक्षा सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक विकास, युद्ध का भय, ऐतिहासिक तत्वों का प्रभाव, विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की चाह, और लास्ट था राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्र विदेश नीति। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। देखो बड़े आसान है, सुरक्षा, आर्थिक विकास, युद्ध का भय, इन चीज़ों की वजह से ही तो नहीं ना गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया इन्होंने। ऐसा सोचा कि सुरक्षा की दृष्टि से हम क्यों फंसे किसी गुट में, इन्हीं की वजह से सारों का कारण रहा कि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया बेटा। अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स में कि शीत युद्ध के क्या कारण रहा। कि शीत युद्ध, विचारों के युद्ध को शीत युद्ध कहा गया जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। ये दो गुटों में बट गए और उस समय भारत एक नव स्वतंत्र देश था और विभाजन व सांप्रदायिक दंगों से जो विभाजन हुआ भारत के अंदर, भारत पाकिस्तान का, और उस टाइम पे जो सांप्रदायिक दंगे हुए वह राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया था भारत देश। ऐसी स्थिति में उसे युद्ध और तनाव की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत थी जिससे कि उसकी स्वतंत्रता कायम रह सके। भारत ने सोचा कि मैं तो पहले ही इतने दंगों से निपटा हूँ, तो अतः भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। हम ये बता रहे हैं बेटा कि क्या कारण रहे कि भारत ने नीतियाँ अपनाई, उसका सहारा लिया और शीत युद्ध से अलग रहना ही श्रेष्ठ समझा। अब अगला पॉइंट आपका आता है बेटा सैनिक गठबंधन। अब सैनिक गठबंधन क्या कारण रहे होंगे, देखो सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक गठबंधन बनाए और वो चाहता था कि भारत इनमें शामिल हो। इधर सोवियत संघ ने भी वार्सा गठबंधन बनाया जिसमें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश जो थे वो शामिल हुए। अब इस गठबंधन या इन गठबंधनों से युद्ध का खतरा और बढ़ गया। भारत को इन सब से बचना था, इसलिए भारत ने किसी भी गुट का सदस्य नहीं बना। भारत, यही तो हमें बताना है ना कारण कि क्यों नहीं बना भारत किसी गुट का सदस्य, ये बता रहे हैं बेटा। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का डर। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर ले, जैसे ब्रिटेन ने हमें अपने अधीन कर रखा था। भारत लंबे समय से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन रहा है। औपनिवेशिक नीति का भारत शिकार बन चुका था, अतः पुनः वह किसी गुट में रहकर अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता था। कि भारत तो कितने टाइम से स्वतंत्रता खोया हुआ था, अपना मुश्किल से उसको मिली थी, तो उसने सोचा मैं नहीं खोता, किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगला कारण बेटा रहा सुरक्षा। यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसे क्या करना पड़ता, गुट की सुरक्षा के लिए युद्धों में शामिल होना पड़ता। अब उस गुट के
संधियों को मानना पड़ता ना। इससे उसकी अपनी सुरक्षा की समस्या भी पैदा हो जाती, क्योंकि भारत इतना स्ट्रॉन्ग तो उस टाइम पे नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का निर्णय लिया। उसके बाद आता है बेटा युद्ध का भय। अब भारत युद्ध के भय से भी डरता था। अब इतना स्ट्रॉन्ग भारत था नहीं, सैनिक इतने थे नहीं, हथियार इतने थे नहीं, तो उसको पता था अगर युद्ध हुआ तो नुकसान भारत का ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का 2 विश्व युद्धों का कटु अनुभव था। 2 विश्व युद्ध वो देख चुका था। अब वे किसी अन्य युद्ध में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। यदि भारत एक गुट में शामिल होता तो दूसरे गुट के आक्रोश को झेलना पड़ता। मान लो अगर भारत अमेरिका के साथ होता तो सोवियत संघ का आक्रोश तो उसको झेलना पड़ता ना। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत की अपना व्यक्तित्व बनाए रखने में मदद की, कि अपना स्वयं का व्यक्तित्व रखा। गुटनिरपेक्षता की नीति ने वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। अगला कारण क्या था बेटा? आर्थिक विकास करना। अब अंग्रेज जब गए तो इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारे लिए तो मुद्दा आर्थिक विकास का था। भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले ही ब्रिटेन ने खोखला कर रख डाला था और ऊपर से 1947 में देश के विभाजन ने इसकी अर्थव्यवस्था को और विकास को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके बाद अगर भारत एक भी गुट में शामिल हो जाता तो आर्थिक सहायता केवल उसी एक गुट से मिलती। इसके विपरीत यदि भारत को आर्थिक सहायता किसी भी गुट से मिलने की संभावना अधिक थी। अब भारत अगर इसके विपरीत चलता तो उसको दोनों गुटों की सहायता मिलती। तो आर्थिक विकास के लिए गुटनिरपेक्ष होना आवश्यक था। ठीक है बेटा, वैसे तो एक ही से मिलती, लेकिन अगर इसके विपरीत चलता यानी किसी भी गुट में शामिल ना होता तो दोनों गुटों से मिलने की, किसी भी गुट से मिल सकती थी फिर तो, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे बेटा ऐतिहासिक तत्वों का क्या प्रभाव रहा? अब देखो, गुटनिरपेक्ष नीति भारत के ऐतिहासिक अनुभवों का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि शुरू में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने इस नीति की आलोचना की, किंतु नेहरू जी के जो व्यक्तित्व है ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेकर इस नीति को अपनाया और ये इससे प्रभावित हुए फिर, कि देखो इन्होंने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। और 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ, क्योंकि 1960 में एशियाई अफ्रीकी बहुत से स्वतंत्र देश हुए। क्या हुआ था कि वो हमारे की तरह ना एशियाई और अफ्रीकी कुछ ऐसे देश थे जो जिनके ऊपर कोई दूसरा राज कर रहा था, वो भी स्वतंत्र हुए थे बेटा। तो सारों ने मिलके क्या किया, 1960 में जब ये आज़ाद हुए तो 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ और उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। आगे देखिए बेटा कि विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की चाह, एक तो ये था, और एक था कि विश्व की जो राजनीति है उसमें हम सक्रिय भूमिका निभाएं, अपनी इच्छा से करें जो भी। भारत एक ऐसा विशाल देश है जो इस उपमहाद्वीप के केंद्र में स्थित है और जो विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। वह स्वतंत्र और सक्रिय भूमिका तब ही निभा सकता था जब वह गुटों के घेरे से बाहर रहता, यानी किसी भी गुट का सदस्य ना होता, तभी वो सक्रिय भूमिका निभा सकता था। इसलिए भारत ने ऐसा ही किया, अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाई और अपनी बात को इंटरनेशनल लेवल पे रखा भी। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ने दोनों शक्तियों से, कौन सी 2 शक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ से आर्थिक, तकनीकी और सैन्य मदद पाई। अब अगर एक के साथ होता तो एक से ही मिलती, इसने तो दोनों से ये चीज़ें पाई, जिससे विकास में लाभ हुआ। इसका मतलब फायदा हुआ ना गुटनिरपेक्षता का। भारत के स्वतंत्रता और तटस्थता बनाए रखते हुए विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इस तरह से बेटा आप इसको कितना भी बड़ा लिख सकते हो पीछे से अपनी लाइंस को उठा के। अगर आपको बुक से नोट्स बेटा 2-3 किताबों से नेट से जोड़ के नोट्स बनाए हैं, अभी तो हमने कारण किए हैं, अभी इसका एक क्वेश्चन और बनेगा। अगर आपको नोट्स ईजी लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और बुक भी जो एमए की हैं वो कंप्लीट करने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच बेटा।